Okay, next page 29. An animal that is hunted by another animal is called prey. यानी ऐसा जो जानवर होता है जिसको दूसरे जानवर शिकार कर लेते हैं वो क्या होता है, क्या कहलाता है, प्रे। एक प्रेडिटर था जो शिकारी है, और जो शिकार हो जाता है वो क्या है, प्रे। फॉर एग्जाम्पल डियर आर प्रे फॉर लायंस। मिसाल के तौर पे डियर्स जो हैं वो क्या है, प्रे फॉर लायंस, यानी वो शेरों का शिकार होते हैं। Frogs are predators. The grasshoppers that they eat are the prey. इसी तरीके से जो मेंढक हैं वो भी प्रेडेटर हैं। वो कैसे, कि वो शिकार करते हैं किसका, फ्रॉग हॉपर का। और इस केस में फ्रॉग हॉपर क्या होता है, प्रे होता है। फ्रॉग जो है प्रेडेटर हो गया और ग्रास हॉपर प्रे हो गया। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल ऑफ प्रेडेटर्स एंड प्रे? आप कुछ और भी सोच सकते हैं प्रेडेटर्स और प्रेज को। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स जो होती हैं आपके घरों में होती हैं वो इंसेक्ट्स को खाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। द कैट हंट्स द माउस और द रैट्स। सो कैट इज द प्रेडेटर एंड द रैट्स आर द प्रे। The number of predators and prey in an ecosystem does not remain the same. It keeps changing. यानी जो इकोसिस्टम है उसमें शिकारी और शिकार करने वाले और जो शिकार होते हैं उनकी तादाद बराबर नहीं रहती। ये थोड़े थोड़े से बाद चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ रैबिट्स इंक्रीज्ड, द फॉक्सेस वुड हैव मोर फूड एंड दे टू वुड इंक्रीज इन नंबर। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो फॉक्स है वो प्रेडेटर है और उसका प्रे क्या होता है, रैबिट। अगर नंबर ऑफ रैबिट्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फॉक्सेस भी बढ़ जाएंगी, बिकॉज फॉक्सेस विल हैव मोर फूड एंड दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर। एन इंक्रीज नंबर ऑफ फॉक्सेस वुड हंट मोर रैबिट्स एंड द नंबर ऑफ रैबिट्स वुड डिक्रीज। अब जब ज्यादा नंबर में हो जाएंगे क्या, फॉक्सेस, तो वो ज्यादा खाने लग जाएंगे इनको, रैबिट्स को, और रैबिट्स के नंबर कम होने लग जाएंगे। रिमेंबर, लिंक्स हायर अप इन द फूड चेन डिपेंड ऑन द लोअर लिंक्स। जो फूड चेन में सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, वो नीचे वाले लिंक्स जो होते हैं उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ए लायन डज नॉट ईट ग्रास। जो शेर है वो घास नहीं खाता। However, if all the grass disappeared, they would not be able to survive for long because the prey, the deer, would not have anything to eat. देखिए, लाइन हालांकि घास नहीं खाता, मगर घास खत्म हो गया तो हिरन नहीं बचेंगे, और हिरन नहीं बचेंगे तो लाइन भूखा मरेगा। सो ए लाइन डज नॉट ईट ग्रास, यानी एक शेर जो है वो घास तो नहीं खाता। हाउएवर इफ ऑल द ग्रास डिसअपीयर्ड, मगर ये भी है कि अगर तमाम घास खत्म हो गया, दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज देयर प्रे द डियर वुड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। वो भी एनिमल्स जो है लाइन से ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनका शिकार जो कि हिरन होते हैं, जब वो जिंदा नहीं होंगे तो फिर लाइन क्या खाएंगे, वो भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। कंपटीशन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में मुकाबलेबाजी क्या होती है। Another type of interaction between living organism is competition. यानी एक और जानवरों का आपस का जो राब्ता होता है ना, उसमें कंपटीशन या मुकाबले का रुझान जो है वो भी होता है। Competition among animals. Sometimes two type of animals living in the same ecosystem feed on the same type of food. They need to share the food. कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जानवर किसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उनका फूड सेम है, तो उनको फूड आपस में शेयर करना पड़ता है। इसकी मिसाल क्या है, ज़ेब्रा फीड्स ऑन ग्रास, बट लाइक ज़ेब्रास, डियर, एंटीलोप्स एंड अदर हर्बीवोरस आल्सो फीड ऑन द ग्रास। ठीक है। एंटीलोप क्या होता है, एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ डियर। एंटीलोप भी एक हिरन की तरह क्या है कि जानवर होता है।
तो जीब्रास जो है कह रहे थे कि जीब्रास फीड ऑन ग्रास, जीब्रास जो है ये भी ग्रास खाते हैं, बट लाइक जीब्रास deer and antelopes and other herbivores also feed on grass. जीब्रास भी और हिरन भी और एंटीलोप्स भी और जितने भी बाकी herbivores होते हैं वो भी ग्रास खाते हैं. To survive, zebras have to compete with the other herbivores in the area for grass. अच्छा, जब दोनों ने यही खाना है तो फिर क्या होता है कि इनका आपस में कंपटीशन हो जाता है, मुकाबला हो जाता है. ठीक है, किसी एक इलाके में जहां पर सिर्फ घास है तो व्हाट विल दे डू टू सर्वाइव? ज़ेब्रास हैव टू compete with the other herbivores in the area for grass. Zebras जो है they compete with the other herbivores in the area for eating grass. Both lions and cheetahs often feed on antelopes. The fastest and the fittest animal will be able to hunt and catch their prey. Lions और cheetahs दोनों जो है ना वो खाते हैं क्या? एंटीलोप्स को. ठीक है, मगर जो उनमें से ज्यादा जो तेज होगा ना और ज्यादा फिट होगा वो ही हंट कर सकेगा, वही शिकार कर सकेगा और अपने शिकार पकड़ सकेगा. दोबारा मैं पढ़ता हूं. बोथ लाइन्स एंड चीतास ऑफन फीड ऑन एंटीलोप्स. The fastest and the fittest animals will be able to hunt and catch their prey. यानी lions और cheetahs both are dependent on their feed of antelope, but they'll have to be more fit and they'll have to be fastest so that they can hunt and catch their prey. ठीक है, ये हमने एक दफा vocabulary वाला दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. Predators हमने पढ़ा है. Predators क्या करते हैं? They hunts and eat other animals. Prey क्या होते हैं? They are hunted by other animals. Predators जो होते हैं वो हंट करने वाले होते हैं और prey जो होते हैं जो हंट हो रहे होते हैं. और एंटीलोप हमने पढ़ा an animal that looks like a deer, यानी एक ऐसा जानवर होता है कि जो कि नजर आता है हिरन की तरह. अच्छा जी, competition among plants. Plants also compete with each other for their basic needs like nutrients, sunlight, air, water and space. ये जो कंपटीशन है ना, ये हमने पहले तो बाकी जानवरों का पढ़ा ना. अब यहां पर हम आते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स का भी आपस में कंपटीशन होता है. किस लिए कंपटीशन? उन्होंने न्यूट्रिएंट्स हासिल करने होते हैं. कहां से? सनलाइट से, एयर से और जगह से. उनके पास ज्यादा जगह होनी चाहिए. ठीक है ना, जो इसलिए आपस में कंपटीशन करते हैं. कैसे कंपटीशन करते हैं हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लांट्स डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू ग्रो दे विल नॉट रीच देयर फुल हाइट. अगर जो है ना दरख्तों के पास जगह खुली सी नहीं होगी तो वो अपनी पूरी हाइट पे नहीं पहुंच सकते. प्लांट्स ग्रोइंग इन द शेड of tall trees may not get enough sunlight and may not be able to survive. इसी तरह से जो बड़े पौधे होते हैं उनके नीचे जो छोटे पौधे होते हैं they cannot survive because they cannot get the enough sunlight. बड़े दरख्त के नीचे छोटे पौधों को नहीं ना सनलाइट मिलती. So if they cannot get enough sunlight they'll not be able to grow or may not be able to even survive. If seeds fall close together, there is a competition amongst the seeding of water, nutrients and sunlight. इसी तरह से अगर बीज साथ साथ फेंक दीजिए ना, बिल्कुल साथ साथ, तो ये भी आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और सनलाइट के लिए. इसीलिए जब फसलें उगाई जाती हैं तो बीजों को एक खास तरतीब से थोड़ा थोड़ा दूर फेंका जाता है ताकि आपस में ही लड़के खराब ना कर दें सारा कुछ. द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम यानी एक मुतवाजन, एक यानी बराबर किस्म का इकोसिस्टम का क्या अहमियत क्या है. इन एनी इकोसिस्टम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. किसी भी इकोसिस्टम में तमाम जिंदा चीजें आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहती हैं. एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स,
दैट आर फॉर फूड। यानी जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है या राब्ता रहता है अपने खुराक हासिल करने के लिए। प्लांट्स इंटरेक्ट विद एनिमल्स दैट आर दे हेल्प स्प्रेड सीड। यानी प्लांट्स जो है उनको फ़ायदा क्या होता है परिंदों के आने का और इंसेक्ट्स के आने का कि वो उनकी रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इंसान जो है दूसरे जानवरों और प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स इन देयर इकोसिस्टम। इंसान जो है जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन रहता है। ठीक हो गया जी। ये हमारा चैप्टर का जो मेन हिस्सा था हमने वो तो खत्म कर लिया है, मगर हम कुछ चीजें और भी सीखेंगे। फाइंड आउट मोर। पाकिस्तान हैज सम वेरी इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम्स। फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द पाकिस्तान इकोसिस्टम। बी रेडी टू शेयर द फैक्ट्स विद योर क्लासमेट्स। ये एक असाइनमेंट आपने करनी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स जो है उनको स्टडी करना है आपने नेट पे और अपनी क्लास के साथ शेयर करना होगा। ठीक है ना जी। इसमें अगर किसी को मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे आप बताइएगा, मगर आप खुद भी कोशिश करें तो आप नेट पे जाके इकोसिस्टम्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे। डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान जाके गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएंगे और आप उनको पढ़ के, क्योंकि अभी आपने सारा इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और आप उसका बता सकेंगे दूसरों को। फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली इट मस्ट बी बैलेंस्ड। किसी भी इकोसिस्टम को प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से काम करने के लिए इसमें बैलेंस यानी तवाज़न होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ए change or alteration of any component or factor disturbs the balance in the entire ecosystem। ये जो पूरी फूड चेन है ना, इसमें किसी एक भी फैक्टर को या किसी एक भी चीज के साथ गड़बड़ हो जाए ना तो तमाम फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। द चेंज कुड बी एनीथिंग, अ न्यू प्रेडेटर, बायोटिक इंट्रोड्यूस्ड इन अ फूड चेन, a producer biotic being in a short supply in a food chain, a rise in a temperature, abiotic, etc। ठीक है। अब देखें ये चेंज किसी तरीके की भी हो सकती है कि यानी किसी एक जंगल में पहले जो लायंस और चीतास थे कोई और भी आ जाए ऐसा जो ना हीनाज आ जाए या दूसरे आ जाए, वो अब इनका भी कंपटीशन हो जाएगा, अभी इनकी इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो पैदा करने वाले बायोटिक्स हैं जो शॉर्ट सप्लाई उनकी फूड चेन में हो जाए तो ये किस वजह से हो सकती है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो पौधे जल जाएंगे, ये भी गड़बड़ बन जाएगी। फूड चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम्स है इनमें फूड चेन का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। What would happen if all the grass in an area started to dry up? अब आप सोचें ना, अगर तमाम घास किसी एक एरिया से खुश्क होने लग जाए तो क्या होगा? What would happen if all the grass in an area started to dry up? The deer living there would not be able to survive। यानी जो उधर के हिरन जो हैं उधर रहने वाले वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे। They would have to move to another area to find the grass। फिर अब उनको बेचारों को मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर घास खा के एनर्जी हासिल कर सकें और न्यूट्रिएंट हासिल कर सकें। However, if the deer moved away, the lions and other carnivores would have to move away and go in the search of other sources of food। अच्छा, मगर ये गड़बड़ हो जाएगी, जब हिरन चले जाएंगे तो लायंस क्या खाएंगे? उन बेचारों को भी फिर मूव करना पड़ेगा दूर दूर ताकि वहां पर जाके अपना कोई शिकार कर सकें और कुछ खा सकें। दिस इज हाउ द नेचुरल बैलेंस इन द एरिया इज अपसेट। इसीलिए किसी भी सिस्टम में जब कोई एक चीज गड़बड़ करती है तो जो है ना बाकी सारी चीजों के लिए भी गड़बड़ हो जाती है। जिसको बोलते हैं ना सहरा या ड्राइड अप लैंड्स, वहां पर क्या होता है
ग्रास नहीं होती तो हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होते, हर्बीवोरस नहीं होते तो फिर कार्निवोरस भी नहीं रह सकते वहाँ पर। ठीक है ना जी। सो कई दफ़ा नेचुरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फूड चेन को बहुत मुतासर कर देती हैं।